नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी आपको इसी शो के जरिए हम सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल देरी मत करें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आपको बता दें आपकी सुविधा के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो कि है 7045220000। इस पर आप अपना क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि योर मनी इस बार अभी जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के साथ साथ फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी हमेशा की तरह कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। और आज योर मनी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और विरल जी से हम लोग बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर, लेकिन उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। खास तौर पर वो ऐसा टॉपिक कि जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है आज के वक्त में, जो कि है महंगाई। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना के खर्चों की बात करें तो जब भी आप रिविजिट करेंगे तो आपको खर्चा बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि आप सिर्फ बचत ना करें बल्कि उसे सही जगह निवेश करें ताकि जो रिटर्न आप अपने दिमाग में सोचकर बैठे हुए हैं वो हकीकत में भी आपके सामने आता हुआ दिखाई दे। कितना जरूरी है ये सब कुछ करना, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर हम बात करते हैं 1 करोड़ के कॉर्पस की और हमें लगता है कि आज के वक्त में ये बहुत बड़ी रकम है, आसानी से हम अपने हर एक जो गोल्स हैं उसको इसमें हासिल कर लेंगे, खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 20 साल बाद जो 1 करोड़ की वैल्यू या फिर कीमत अभी आपको लग रही है वो कितनी घट जाएगी? अगर ऐसे में निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी कम हो तो ये महंगाई और ज्यादा आप पर हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये टॉपिक चुना है कि किस तरह से इन्फ्लेशन में आप वेल्थ मैनेजमेंट करें बढ़िया तरीके से, और इसको हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट विरल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका योर मनी में। और सबसे पहले शुरुआत में यही जानना चाहेंगे सर कि महंगाई की अगर हम बात करें विरल जी, तो किसी भी जगह आप जाएंगे तो ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो या फिर कोई सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो, वहां पर ये चर्चा जरूर हो रही होती है। और सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि खर्चा निकालें या बचत करें, निवेश करें। तो ऐसे में आपसे आज यही समझेंगे कि जो इन्फ्लेशन है इसमें किस तरह से हम एक सही इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इस वक्त निवेश करना चाह रहे हैं अगर इन्वेस्टर्स, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एब्सोल्युटली दीपाली, पहले तो शुक्रिया आपने शो में बुलाया मुझे। देखिए, मुझे लगता है कि 4 चीजों के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए निवेशकों को, क्योंकि महंगाई अभी बढ़ने लगी है और भी आगे जाके बहुत सारे ऐसे शॉक्स देंगे लोगों को कि जहाँ पे जो महंगाई है, महंगाई का जो मात्रा है वो काफी बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 साल से अगर देखेंगे तो महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है। अभी जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस हुए हैं, जैसे वॉर के सिचुएशन में ऑयल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कारण बने हैं वो महंगाई को और ऊपर लेकर जाएंगे। पर निवेशकों को अगर निवेशक प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं तो डरने की बात नहीं है। और क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वही आप हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, डेफिनेटली निवेशकों को 4 चीजों के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो रियल रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जब हम कहते हैं रियल रिटर्न्स के ऊपर ध्यान दें, यानी आप जब भी रिटर्न्स कैलकुलेशन करते हैं आपका, या तो आप एक प्रोजेक्शन लेकर चलते हैं, उसमें आप आपके इन्फ्लेशन को कंसीडर करिए, राइट? जैसे आज के दिन में भी बहुत लोग जो है वो फिक्स डिपॉजिट्स पे निवेश करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स कितने रिटर्न्स देता है? अराउंड 5, 6, 7% के आसपास। और अगर हम इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इन्फ्लेशन भी अराउंड 6, 7, 8% के आसपास पहुंचने की तैयारी में है। तो आपका रियल रिटर्न जो है वो कोई भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, या तो ऑलमोस्ट 0% या तो नेगेटिव दे रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रियल रिटर्न्स कितना दे रहा है, महंगाई को जोड़ने के बाद रियल रिटर्न्स कितना है। लक्ष्य के आधारित आपका निवेश करिए, यानी बच्चों की पढ़ाई हो गई, रिटायरमेंट हो गया, घर खरीदना है,
भविष्य में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है, उसको ध्यान में रखकर आप आपका इन्वेस्टमेंट्स का प्लान करें। इक्विटी एक्सपोज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिव्या। एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लंबे अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। मान के चलिए डेफिनिटली पास्ट हिस्ट्री की बात करेंगे, डेफिनिटली वो फ्यूचर में गारंटेड नहीं है दीपाली, बट फिर भी पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो इक्विटी 12 से 14% 10, 15, 20 साल की अवधि में देख के आ चुका है। तो फ्यूचर में अगर वही सपोज ऐसा सोचे पैरामीटर के, अगर 12-14% मुझे मिलेगा, तो वो इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा खासा रिटर्न हमको दे सकता है। तो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में पर्याप्त होना चाहिए, इक्विटी का एक्सपोज़र ज़्यादा होना चाहिए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको रेगुलरली रिव्यू करना है आपका पोर्टफोलियो। ऑल राइट, ऑल राइट। तो बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे थे कि इक्विटी का एक्सपोजर ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा एक मकसद रहता है इन्वेस्टमेंट का वो यही कि हमारा इस तरह से उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो जिसमें जो महंगाई दर है उसको बीट करने में हमें सफलता मिल सके। विरल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से शुरुआत में ही मैंने बोला था कि अक्सर जब भी हम अपने पोर्टफोलियोज को देखते हैं तो यहाँ पर भी अपने शो में भी हम देखते हैं कि जो टारगेट रखा होता है 1 CR का, 1.5 CR का अगले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, लेकिन अभी जो बैठकर हम टारगेट सेट करते हैं 1.5 CR का अगले 10 सालों या फिर 15 सालों के लिए, आपको लगता है कि महंगाई से परचेजिंग पावर कितनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? और उसकी एक रियल टर्म्स में अगर आप उदाहरण देकर बता दें कि थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि अभी का 1 CR इन्फ्लेशन को देखते हुए आज से 15-20 साल में कितना कम डेप्रिसिएशन उसका देखने को मिल सकता है, उसकी वैल्यू कितनी घट सकती है? श्योर दीपाली, जैसे आपने बहुत ही सही कहा कि देखो महंगाई का सबसे बड़ा नुकसान परचेसिंग पावर पर होता है। आज जो ₹100 में मिलता है वही वस्तु 10-15 साल के बाद 180 से लेकर 250 तक हो सकती है। इसीलिए आपको बचत महंगा से तेज बढ़ रही है, ये वास्तविकता है। तो आप वास्तव में वैसे देखने जाए तो आप गरीब हो रहे हैं, भले ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हो, क्योंकि आपको फोकस क्या रखना है कि आपका परचेसिंग पावर क्या है। आपने थोड़ी देर पहले 1 करोड़ का एग्जांपल दिया। यहाँ पे मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए 6 से 7% इन्फ्लेशन होता है, तो 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल के बाद 6% इन्फ्लेशन से 55 लैक्स हो जाएगी, और वही चीज़ 20 साल के बाद 31 लैक्स हो जाएगी। यानी परचेसिंग पावर कम हो रहा है। सेम चीज अगर मैं 2 करोड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो 2 करोड़ का जो 10 साल के बाद है 6% महँगाई से 1 करोड़ बन जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, और वही चीज 20 साल के बाद 62 लैक्स हो जाएगी। यानी अगर हम देखेंगे, ये मैंने कैलकुलेट किया है 6% से, 7% से करेंगे तो 2 करोड़ का अराउंड 1 करोड़ से थोड़ा कम हो जाएगा, और 20 साल में वो 51 लैक्स हो जाएगा। यानी देखिए आप कितनी वैल्यू कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन को इग्नोर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती होगी किसी के निवेशकों के पोर्टफोलियो के अंदर। यही वजह है कि जितने भी एक्सपर्ट हमारे शो में आते हैं वो हमेशा जो एक टारगेट को जब हम सेट करते हैं हमारे व्यूवर्स को यही सलाह देते हैं कि आप इन्फ्लेशन रेट को ज़रूर ध्यान में रखें। तो आपने जिस तरह से विरल जी बताया कि इक्विटी में एक्सपोजर होना बेहद ज़रूरी है, इसके अलावा अगर दूसरे एसेट क्लासेस की बात करें, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर डेट, क्या इनमें से भी कोई बेहतर विकल्प मौजूद है? डेफिनेटली देखिए, अगर आज हम सोच रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर उसको मात देना है हमको, तो कौन से एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा इक्विटी एक्सपोज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचेंगे, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हम अनुमान लेकर चल सकते हैं कि 11-12% के आसपास वो रिटर्न दे सकता है। तो वो महँगाई को हराने में काम आ सकता है। जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, हमको सोचना है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैप आ जाएँगे। लार्ज एंड मिड कैप फंड भी हम सोच सकते हैं। गोल्ड भी 5 टू 10% हमारे पोर्टफोलियो में हमको शामिल करना है। डेट फंड्स को भी शामिल करना है। पॉइंट यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ, इक्विटी का एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा रखिए, गोल्ड और डेट को इग्नोर मत करिए। वो अगर मार्केट जब वॉलेटाइल होता है, डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने में आपको अच्छे से काम आ सकता है।
तो कॉम्बिनेशन रखिए आपके पोर्टफोलियो में। सिर्फ इक्विटी के ऊपर निर्भर रहना ये भी गलत होगा। एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा इक्विटी का होगा, बट साथ में आपको गोल्ड भी रखना है और आपको डेट एक्सपोज़र भी आपके पोर्टफोलियो में रखना है। इसके साथ कुछ ऐसा भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो निवेश आप कर रहे हैं वो टैक्स एफिशिएंट निवेश भी हो। होना चाहिए क्योंकि देखिए, आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है, टैक्स एफिशिएंट को साथ ध्यान में रखना है और लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना है। ऐसा भी ना हो कि आपने आपका पैसा 10, 15, 20 साल के लिए लॉक कर दिया और जब पैसे की ज़रूरत पड़े और आप पैसा निकाल नहीं पाए। तो लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन डेफिनिटली हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही और साथ में कितना टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि देखिए, जो भी एसेट क्लास में आप निवेश करेंगे, आपको टैक्स तो लगने ही वाला है, पर किसमें कितना टैक्स लगता है और जब मैं पैसा निकालूँगा तो मुझे वो गेन के ऊपर कितना टैक्स देना होगा, जिससे वो प्रॉपरली टैक्स एफिशिएंट होकर मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे बैंक अकाउंट में वो रहे। अब हम लोग निवेश की बात करते हैं तो एक काफ़ी प्रभावी तरीका और पॉपुलर भी कह सकते हैं जो कि सिप का है। अब तक ये धारणा है कि सिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये महंगाई को हराने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। क्या वाकई ही ये सही है कि अगर आप एकदम कांस्टेंट रह रहे हैं सिप में, उसमें आप टॉप अप कर रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करे हुए हैं तो क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? और साथ ही ये भी बता दें कि इन्फ्लेशन के साथ साथ जब हम सिप कर रहे हैं तो कौन सी बातें हैं जो हमेशा एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए? डेफिनेटली दीपाली, देखिए नियमित निवेश की आदत आप एसआईपी से आप लगा सकते हैं, तो आपका जो निवेश है वो कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली चल सकता है एसआईपी स्ट्रेटेजी से म्यूचुअल फंड के साथ। मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं है, जब हम एसआईपी कर रहे हैं हमको ज्यादा सोचना नहीं है मार्केट नीचे है, ऊपर है, मैं एंटर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि आपका धीरे 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 करके आप बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है वैसे ही आपका पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमको भूलना नहीं है। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो कंपाउंडिंग आपको मिलता है, जो रिटर्न्स मिलता है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बनकर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है एसआईपी में, वो सबसे अच्छी तरीके से आती है। सिर्फ एसआईपी करना काफी नहीं है, निवेशकों को ध्यान में रखना है कि साथ में स्टेप अप भी सोचे, क्योंकि इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट करना है तो आपको 10-15% से एवरी ईयर आपके एसआईपी को स्टेप अप करना है। लक्ष्य के आधारित एसआईपी करनी है, रैंडमली आपको एसआईपी नहीं करनी है। और जो आपकी अवधि हो वो कम से कम 10, 15, 20 साल की अगर होती है तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का भी फायदा ले पाएंगे और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन आपके पोर्टफोलियो में आप कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिले, तो उसके लिए एक बेसिक और ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको कांस्टेंट रहना है। जिस तरह से विरल जी ने बताया कि आपको उसमें ऐड ऑन करना है, एनुअली रिव्यू करना है। तो चलिए यहाँ पर अब विरल जी जुड़ते हैं, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं प्रवीण जी तेलंगाना से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए। Yeah, thank you, ma'am. Good evening, sir. Hello. जी, पूछिए सर। Yeah, good evening. So, I wanted to have one, like review my portfolio and see if there is any overlap. And also, I want to few suggestions. Like, I want to invest in one multi-cap fund and one international fund. Yeah. All right. एक बार नज़र डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो पर। अभी जिस तरह से ये जिक्र कर रहे थे कि जो इनकी सिप है वो 38,000 के करीब चल रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 7 लाख तक पहुंच गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़रिया ये रख रहे हैं और अच्छी बात ये भी है कि इन्होंने सालाना स्टेप अप 10% यहाँ पर पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। तो पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास है विरल जी, तो क्या आपकी तरफ से राय रहेगी, कहीं पर कुछ आपको लग रहा है ओवरलैपिंग होती हुई? और जिस तरह से इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि एक मल्टी कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या राय है आपकी तरफ से? देखिए दीपाली, ओवरऑल अगर हम उनका पोर्टफोलियो देखें तो 7 फंड्स में उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं फंड्स होल्ड और एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सजेशन देना चाहूंगा। आपको आपका नवी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को होल्ड करना है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड को होल्ड करना है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप को होल्ड करना है।
साथ में एसबीआई कॉन्ट्रा और बंधन स्मॉल कैप, यानी ये जो आपके 5 फंड जो है, मैंने जो कहे वो 5 फंड को होल्ड करना है। आपको कौन से फंड से एग्जिट करना है? आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप और कोटक मिड कैप, क्योंकि बहुत ही ओवरलैप हो रहा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ, और मोतीलाल मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आपने ऐड किया हुआ है, तो मुझे लगता है आपको कोटक मिड कैप को कंटिन्यू नहीं रखना है। तो 2 एग्जिट और 5 जो आपके फंड है, 7 में से 5 फंड को मैंने होल्ड का रिकमेंडेशन दिया है और 2 फंड को एग्जिट का दिया है। फिर आपका जो क्वेश्चन था कि शुड आई ऐड मल्टी कैप और इंटरनेशनल फंड, डेफिनेटली मल्टी कैप ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निपॉन का जो मल्टी कैप फंड है वो मुझे लगता है आप ऐड कर सकते हैं, 5,000 की एसआईपी वहां पे आप कर सकते हैं। और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि आप ऑलरेडी पराग परिक में निवेश कर रहे हैं, जहां पे वो यूएस के टेक में, यूरोप के स्टॉक्स में वो ऑलरेडी निवेश कर रहा है। तो अगर आपको डेडिकेटेडली यूएस फोकस्ड कोई फंड अगर करना है, तो आप मिराई एसेट का जो फैंग फंड है या इडलवाइज का जो यूएस का टेक्नोलॉजी वाला जो फंड है, वो आप एलोकेशन वाइज 5 to 8% का एलोकेशन, यानी 3,000 के आसपास की एसआईपी आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने 2 आंसर दिए। तीसरा आंसर मेरा आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपका स्टेप अप और करंट एसआईपी सभी को अगर मैं जोड़ दूं, तो करीबन आपका जो फ्यूचर वैल्यू वो बनेगा अराउंड 20 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% कैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 करोड़ 48 लाख का कॉर्पस आप जमा कर पाएंगे। ऑल राइट, तो कहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए और कहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, ओवरलैपिंग से बचना चाहिए, पूरा रिव्यू आपको बताया गया है विरल जी की तरफ से। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं प्रथमेश पाटिल। प्रथमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। चलिए, प्रथमेश जी से हम कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, लेकिन एक बार क्योंकि इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें भेज दी हैं, तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके मुताबिक प्रथमेश जी जो सिप करते हैं 18,000 की कर रहे हैं, और जो इनका इन्वेस्टमेंट का समय अवधि की बात करें तो ये 10 साल की है। और इन्होंने स्पेसिफिकली 2 सवाल पूछे हैं कि क्या मिराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ या फिर टाटा सिल्वर ईटीएफ में से किस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए सही रहेगा, और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रहे हैं कि बेहतर बैलेंस के लिए जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ जाना चाहिए इन्हें, या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए सही रहेगा। तो पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास मौजूद है विरल जी, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जब मैं प्रथमेश जी का पोर्टफोलियो देख रहा हूँ दीपाली, तो मुझे लगता है कि उनके पोर्टफोलियो में भी करीबन 6 फंड्स हैं। 6 में से 4 को यहाँ पे मैं होल्ड का मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो होल्ड करे और कंटिन्यू करे, जिसमें इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, इडलवाइज का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप। ये 4 फंड को आपको होल्ड रखना है और कंटिन्यू करना है। रिव्यू आपको मिराई एसेट का ईएलएसएस करना है। अगर आपने आपका जो ओवरऑल टैक्स का जो आप हमेशा रिटर्न्स फाइल करते हो, टैक्स फाइलिंग करते हो, उसमें अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है, तो मुझे लगता है कि जो मिराई एसेट का ईएलएसएस फंड है वो आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि वो आपको नीडेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर एग्जिट लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, माफ कीजिए, लॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 3 साल पूरे हो गए हैं और आप न्यू रिजीम में है, तो ईएलएसएस रखकर कोई मतलब नहीं है। उसके बदले आप और कोई पर्टिकुलर जो आपका एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर रही बात एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिराई एसेट ईएलएसएस को आपको रिव्यू करना है, बट निपॉन इंडिया का जो इंफ्रा फंड है उसको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि सेक्टोरियल थीमेटिक है। आपके ओवरऑल बैलेंस, पोर्टफोलियो के बैलेंस को वो थोड़ा सा बिगाड़ रहा है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क वाला फंड होता है। मुझे लगता है उसके बदले जो आप ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, वो यहाँ पे आपको ऐड करने का सोचना चाहिए। जो आप एक रिप्लेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन ये रहेगा कि मल्टी एसेट फंड आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और उसमें भी आईसीआईसीआई प्रू का जो मल्टी एसेट फंड है 3,500 के आसपास की एसआईपी, आप वो जो निपॉन का इंफ्रा फंड है वो आप रिप्लेस कर दीजिए आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड से। अभी आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि मिराई एसेट का निफ्टी मेटल ईटीएफ या टाटा सिल्वर ईटीएफ आपको ऐड करना है। देखिए, अगेन निफ्टी मेटल ईटीएफ जो है वो एक साइक्लिकल बेट है। मेटल्स बहुत ही वॉलेटाइल्स होते हैं। गोल्ड सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचे तो उसमें अभी काफी वॉलेटिलिटी आई भी है।
तो आप अगर ऐड करना है तो हम हमेशा सजेशन देते हैं 5 टू 10% का पोर्टफोलियो आप आपके पोर्टफोलियो में डेफिनिटली मेटल्स को ऐड कर सकते हैं। और सिल्वर अगर गोल्ड के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बट अगर आप कॉम्बिनेशन सोचते हैं, यानी ऐसे भी फंड्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सपोज़र मिल जाएगा। ऐसे कुछ फंड्स आप 5 टू 10% एक्सपोज़र से आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के सोच सकते हैं। ऑल राइट, तो बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपको किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है, ये पूरी जानकारी आपको विरल जी की तरफ से दी गई है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है योर मनी में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं विरल भट्ट जी के साथ। और विरल जी काफ़ी एक बैलेंस एडवाइस दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो में एक सही अप्रोच रखें, और लगातार हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ बेंगलुरु से मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा एक सवाल है कि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, बट मैंने कुछ फंड्स ऐसे इकट्ठे कर लिए जो मेरे रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करते। मेरा करंट एसआईपी पर मंथ ऑलमोस्ट 75,000 पर मंथ का है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रीबैलेंस बताएं इसके लिए। और शुरुआती के जो 4 फंड्स है वो मैंने रेगुलर फंड्स लगाए रादर देन डायरेक्ट फंड्स, तो इसलिए आई थिंक रिटर्न भी उसके लिए पर्सपेक्टिव में थोड़ा लो है। ऑल राइट, तो एक रिव्यू ये आपसे चाह रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सही उम्र में फैसला लिया है सिप करने का। और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताई है सिप की, वो 75,000 की है। और निवेश अवधि की बात करें तो ये 15 साल का नज़रिया रख रहे हैं। सर, क्या कुछ इनके फंड सिलेक्शन आपको ये लग रहा है कि अभी जो इनका सिलेक्शन है उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी? क्या राय रहेगी? देखिए, टू मेनी फंड्स इन द पोर्टफोलियो, ये तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 12-13 फंड है पोर्टफोलियो के अंदर दीपाली। तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंड्स आपको कम करने होंगे। और कौन से फंड्स करने हैं? पहले तो एक्सिस ब्लू चिप का फंड, जो एक्सिस लार्ज कैप फंड है, वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। मेरे हिसाब से आपको यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 को फंड को रखना चाहिए और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उससे एग्जिट करना चाहिए। फिर आप डेफिनेटली एचडीएफसी का जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, मेरा एसेट के जो लार्ज कैप फंड है, अगेन वापस से लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है तो मैं एग्जिट की सलाह दूंगा आपको, आप वो फंड में से निकल जाइए। फिर पराग परिक का फ्लेक्सी कैप सही है। एक्सिस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पोस्ट 2022 काफी डाउन गया है। मुझे लगता है वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। इमर्जिंग इक्विटी आपका अच्छा फंड है, वहां पे आप होल्ड रखिए। स्मॉल कैप में आप कौन स्मॉल कैप और वापस से एचएसबीसी का स्मॉल कैप, ये दो आपके पास स्मॉल कैप फंड है। मेरे हिसाब से आप दो में से कोई भी एक फंड को रखिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कहते हैं ना दीपाली, तब हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि एक ही एमसीज का एक फंड होना चाहिए और एक ही कैटेगरी का एक फंड होना चाहिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हैं तो 6 से 7 फंड रखिए। चाहे आप रेगुलर करें या डायरेक्ट करें, आप 6 से 7 फंड या ज्यादा से ज्यादा 8 फंड आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके आधार के ऊपर आप डिफरेंट कैटेगरीज पे निवेश करिए। तो 12-13 फंड में से कम आपको 6 से 7 फंड में से निकलना चाहिए, मेरी ये सलाह होगी। 6 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और एक निफ्टी 50 का जो आपने नेक्स्ट निफ्टी 50 का रखा हुआ है फंड, पैसिव और एक्टिव का स्ट्रेटेजी आप बनाकर चल सकते हैं। दूसरा, मेरा यहाँ पे उनको एक पोर्टफोलियो वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे एक उनको टारगेट आप लेकर चल सकते हैं कि 15 साल में अगर 12% कैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन रखे तो आप 3 करोड़ 78 लाख, अराउंड 3 करोड़ 78 लाख के आसपास का कॉर्पस आप प्रोजेक्ट कर लेकर चल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप 10% स्टेप अप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि ये 4 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। कंसिस्टेंट रहिए, पोर्टफोलियो साइज कम करिए, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए, पर एक ही कैटेगरी के एक फंड रखिए जिससे आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहेगा।
बिल्कुल, तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो बेहद ज़रूरी है एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए, और जिस तरह से विरल जी ने इस बात पर भी फोकस किया कि क्वांटिटी की बजाय अगर आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो बेहतर रिटर्न हासिल कर पाएंगे। चलिए अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं। हमें ईमेल भेजा है सुनीता कात्रे जी ने, और इनकी उम्र विरल जी 60 साल की है, मंथली से 50,000 की कर रही हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो 92 लाख तक पहुंच गई है। इनके सवाल पहले आपको बता देती हूँ। ये पूछना चाह रही हैं कि रिटायरमेंट के लिए किस तरह से एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये बनाएं, और जो इनका अभी फंड सिलेक्शन है इनके पोर्टफोलियो में किन फंड से इनको निकलना चाहिए, और अगर ये निकल रही हैं तो इनका शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जानना चाह रही हैं कि क्या, चूंकि ये 60 साल की हो गई हैं, शायद इस लिहाज से इन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या अब इनको सिप बंद कर देनी चाहिए। अब नजर डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो पर, कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं वो भी देख लेते हैं। तो ABSL स्मॉल कैप फंड में 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ICICI प्रू मिड कैप फंड में भी 5,000, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में भी ये सेम अमाउंट यानी कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वहीं SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 6,000 का इनका इन्वेस्टमेंट जारी है। इसके अलावा ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 5,000, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 5,000, ABSL कैप फंड 4,000, और साथ ही कई सारे इनके पास जो हैं फंड्स हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो में। सुंदरम मिड कैप में भी 3,000 है, HSBC मल्टी कैप फंड में भी सेम अमाउंट है 3,000 का, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, HDFC मिड कैप में ऑप्शंस में ये 2,000 का कर रही हैं। तो सर क्या आपकी तरफ से राय रहेगी, कुछ इनका हम एक मुश्त निवेश भी देख रहे हैं, तो कई सारे इसमें इनकी बास्केट में फंड्स मौजूद हैं, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए दीपाली, टोटल 27 फंड्स उनके पोर्टफोलियो में है, SIP और लमसम मिला के, राइट। और पोर्टफोलियो वैल्यू करीबन 92 लाख के आसपास की है। बहुत ही एग्रेसिव उन्होंने ओवरऑल किया है। रिटायरमेंट ऑलमोस्ट नजदीक आ चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे फंड्स में से निकलना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में से एग्जिट होना है, सुंदरम मिड कैप में से एग्जिट होना है, HDFC मिड कैप में से एग्जिट होना है, ICICI प्रू वैल्यू में से एग्जिट होना है, और टाटा बैंकिंग का फाइनेंशियल्स वाला जो फंड है उसमें से एग्जिट करना है। लमसम में से निपॉन इंडिया फार्मा से एग्जिट करना है, एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी फंड से एग्जिट करना है, फ्लेक्सी कैप एक्सिस में से एग्जिट करना है, एक्सिस स्मॉल कैप में से एग्जिट करना है, और आदित्य बिरला का जो ELSS फंड है उसमें से एग्जिट करना है। SIP आपका कैश फ्लो कैसे परमिट करता है उसके बेसिस के ऊपर आप निश्चित करिए कि आप कंफर्टेबल है SIP में करने के लिए कि नहीं, या आपकी स्ट्रेटेजी अभी से अगर रिटायरमेंट में पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विड्रॉवल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप SWB भी सोच सकते हैं। बट एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फंड्स हैं, आपको ऑलमोस्ट 7-8 फंड के आसपास का आपका पोर्टफोलियो रखना है SIP और लमसम मिला के। तो मैंने जो एग्जिट करना है वो मैंने कह दिया है। और आपका जो वैल्यू है, आपका ये ओवरऑल अगर वैल्यू है इंडिकेटिव, यहां से अगर आप मान के चलिए और 15 साल कंटिन्यू रखते हैं, अगर आपको SIP कैश फ्लो परमिट करता है तो कम से कम 8 करोड़ का यहां से आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, जो आपको आगे जाके SWP करने के लिए काफी अच्छे तरीके से काम आ सकता है। बिल्कुल, तो फंड की जो आपके पोर्टफोलियो में लंबी लिस्ट है, इसको आपको छोटा करना होगा बेहतर रिटर्न के लिए, और क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विरल जी ने आपको बता दिया। तो वक्त विरल जी यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, और साथ ही हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर ही आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाएंगे विरल जी के टॉप 4 फंड्स।